एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और आज न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली इसमें हमारा फोकस रहने वाला है न्यूक्लियस। नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहां से आते हैं, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले जिन लोगों ने अभी तक द कोशिका ऐप डाउनलोड नहीं किया है, गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस समय 20% ऑफ चल रहा है, जल्दी से डाउनलोड करें और मौके का फायदा उठाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस की कहानी पढ़ते हैं। ऑलरेडी ये कहानी का छोटा सा हिस्सा, यानी किसने खोजा, कब डिस्कवर किया, ये ऑलरेडी हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहां थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, और इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, लेकिन इसको कंप्लीट स्टडी करने के लिए बाद में इसको कलर किया गया, बेसिक अलग अलग डाइज का यूज किया गया। सो डब्ल्यू फ्लेमिंग आए बाद में, और उन्होंने इसको ठीक से स्टडी किया, इसके नेचर को स्टडी किया और इसको एक्सप्लेन किया। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस stained by the basic dyes was गिवन द नेम क्रोमैटिन। ये क्या है, मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर के, और ये किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, द इंटरफेज न्यूक्लियस, यानी जिस समय सेल में डिवीजन नहीं हो रहा होता उस समय की बात हो रही है। द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग has highly extended and elaborated nucleoprotein fibers, है ना, लंबे लंबे धागे होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होती हैं, और ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमैटिन। समझ में आया? इसलिए कई बार इसको क्रोमैटिन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, गुड। नाउ न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उस न्यूक्लियस में क्रोमैटिन के अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिनको कि न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। सिंगल होगा तो न्यूक्लियोलस। अब इसी चीज को इस फिगर में देखते हैं। तो ये हो गया एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसमें खूब सारे पोर हैं। तो जो पोर होते हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है और बाहर जो साइटोप्लाज्मा है उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स, प्रोटीन वगैरह को ट्रांसफर करने में मदद करता है। ठीक, इसके अलावा आरएनए वगैरह भी आर पार आते जाते रहते हैं। बीच में आप देख पा रहे हो यहां पर ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, एक सिंगल न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे नॉर्मल एनिमल सेल में एक ही न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, कभी कभी इससे ज्यादा भी देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, एनवलप होती है, ये भी डबल होती है। क्या होती है? डबल होती है। तो डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक बेटा, अब इस मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है कि यहां पर प्लाज्मा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा, और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। तो थोड़ा और भी जूम कर सकते हैं तो ये और भी बड़ा दिखेगा आपको। ओके, अब आप देख पा रहे हो ये अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं व्हाइट 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 व्हाइट, दीज आर क्रोमैटिन्स। क्लियर हो गया बेटा? ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स, है ना। तो कैसा हो गया, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, एनवेलप होगी, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगी। तो वही यहां पे लिखा है कि दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज 10 to the 10 या 10 से लेके 50, 10 to 50 नैनोमीटर, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, forms a barrier between materials present inside the nucleus and outside of the nucleus। तो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा के बीच में बैरियर का काम करते हैं, एक वॉल का काम करते हैं। ठीक, तो ये कौन काम करता है? न्यूक्लियर एनवेलप, जो दो पैरेलल मेम्ब्रेन से बना है। इनके बीच की जो जगह है, दोनों के बीच की जगह को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्लियर हो गया? द आउटर मेम्ब्रेन, जो कि बाहर की ओर साइटोप्लाज्मा की ओर होगी, रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर कि राइबोसोम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। राइबोसोम होंगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, नहीं होंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, और जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, जो दोनों मेम्ब्रेन के जुड़ने की वजह से बन गया है। पीछे स्ट्रक्चर में देखा आपने। दीज न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज, यही रास्ता है पैसेज, थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल का आदान प्रदान होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा से लेके साइटोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा से लेके न्यूक्लियोप्लाज्मा, दोनों तरफ, है ना। टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा, बोथ डायरेक्शन, यहां कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। पर आपने पीछे, यानी जो मैंने एनिमल और प्लांट किंगडम पढ़ाया, आपने कई जगह एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी देखा है ना। फ्यूज्ड कंडीशन, सिंकैट्रियम कंडीशन भी देखी है, सिंथेशियल कंडीशंस भी देखी है। तो ये नाम आप मुझे बताएंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में आपने देखा है। वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और फंजाई भी हो सकती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो नाम मुझे जरा लिख के मैसेज करना था बच्चों, है ना। देखें तो आपको कितनी तैयारी है, और हाँ, तैयार करते रहिए, जल्दी ही आपका टेस्ट होने वाला है। सो देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल नॉर्मली। नाउ वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, तो वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेच्योर सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। सो एरेथ्रोसाइट्स ऑफ द मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूक्लियस गायब हो जाती है। बाइकॉन्केव डिस्क विद नो न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि क्या इनको लिविंग माना जाएगा, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या जिंदा होंगे? तो जवाब है यस। क्यों जिंदा होंगे भाई? अरे न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन बाकी तो बायोकेमिकल एक्टिविटीज ये कर रहा है। कौन? आरबीसी। इसमें प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप का मेटाबॉलिक फंक्शन कर ले रहा है, ठीक। तो अभी तो ये लिविंग है, ठीक, न्यूक्लियस नहीं है ना, बाकी चीजें हैं जो कि लाइफ के लिए जरूरी है, वो एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह से सीव ट्यूब की बात करें तो यहां भी न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन बाद में सीव ट्यूब क्या होती है ना कि स्क्लेरेन काइमेटस हो जाती हैं, स्क्लेरेन काइमेटस हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं डेड। जब स्क्लेरेन काइमेटस होने लगती हैं तब डेड हो जाती हैं, याद रखेंगे, ठीक, गुड। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्मा, तो मैट्रिक्स को ही न्यूक्लियोप्लाज्मा कह रहे हैं, ठीक, कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। अब न्यूक्लियोलस भी होते हैं और क्रोमैटिन भी, ऐसा जरूरी नहीं कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉर्मली एक न्यूक्लियोलस भी होता है और नॉर्मली 2 से 3 न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमैटिन रहेगा ही रहेगा न्यूक्लियस में, ये निश्चित हो गया। ओके, गुड। द न्यूक्लियोलाई, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोलस जब होंगे, तो न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब ये करते क्या है? द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस में क्या क्या होता है, इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्मा, जो न्यूक्लियोप्लाज्मा से जुड़े होते हैं, यानी इसको कोई बाउंड्री नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। एंड इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस में आरएनए बनता रहता है, यानी ये प्रेजेंट होता है। इट इज द एक्टिव साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, याद रखेंगे, आरएनए न्यूक्लियोलस में लगातार आपको देखने को मिलता है, ठीक। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स दैट एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपसे कहा ना कि यहां पे कभी कभी प्रोटीन्स भी बनती रहती हैं, तो यहां पर आपको राइबोसोम भी देखने को मिल जाता है, ओके।
अब ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस को अगर बड़ा करके देखा जाए तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर ग्रेनुलर कंपोनेंट देखने को मिलेगा जो कि प्री राइबोसोम असेंबली है, क्योंकि उसके बिना प्रोटीन बनेगी नहीं। देन फाइब्रिलर सेंटर मिलेगा जहां आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, ठीक। एंड डेंस फाइब्रिलर कॉम्पैक्ट कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें प्री आरएनए प्रोसेसिंग होती रहती है। तो यहां पर राइबोसोमल आरएनए के बनने से लेकर के प्रोटीन के पार्टिकल बनने तक के सारे प्रोसेस न्यूक्लियोलस में देखने को मिलते हैं। इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट के रूप में देखने को मिलता है। किस रूप में मिलता है? डार्क स्पॉट के रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि इसके अगल बगल कोई वो तो है नहीं, कोई क्या कहते हैं, फिगर तो है नहीं, मतलब कोई बाउंड्री तो होती नहीं, नो बाउंड्री है ना। तो ये सिर्फ डार्क स्पॉट के रूप में दिखता है, तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोलस। पता चल गया न्यूक्लियोलस का फंक्शन। ओके बच्चों, ओके गुड। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin। ठीक है, तो क्रोमैटिन का एक नेटवर्क यहां पे बना रहता है, जैसे लगता है कि खूब ढेर सारे धागे आपस में जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप यहां स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। एकदम बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। क्रोमैटिन जो होते हैं वो डीएनए कंटेन करते हैं। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आल्सो आरएनए। तो क्रोमैटिन में क्या क्या है बच्चों? डीएनए है, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और कभी कभी आरएनए भी आपको यहां देखने को मिलता है। सो क्रोमैटिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। सिंगल ह्यूमन सेल, एक सेल की बात करें, वन सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल सोमैटिक सेल की बात हो रही है, अप्रोक्सीमेटली हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग क्रोमैटिन। क्या समझे? मतलब 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, आप सीधे सीधे कह दीजिए। डीएनए यहां पर 2 मीटर लंबा डीएनए एक सिंगल सेल के अंदर मिलेगा। और सेल कितनी बड़ी है? अरे यार इतनी बड़ी है कि आंख से दिखती नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। यानी ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये पैक्ड होके रहता है, पैकिंग होती है कायदे से, है ना बच्चों। ओके गुड। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम। जो टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, उनकी लेंथ अगर निकाल लें तो ये 2 मीटर लंबे डीएनए हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एकदम स्मार्ट पैकिंग होती है। तो आप ये देख सकते हैं क्रोमैटिन है स्ट्रक्चर में। अगर क्रोमैटिन को बाहर निकाल के आप देखें तो इसके ऊपर किस तरह की फोल्डिंग्स होती हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे। न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा? बहुत सारे यहाँ पे ऑक्टामर और इसके ऊपर हिस्टोन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जुड़ करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा और बड़ा करके देखें तो न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक। और ग्रीन कलर के आप हिस्टोन देख रहे हैं, यहीं पे कुछ नॉन हिस्टोन्स भी होती है क्रोमैटिन के अंदर। और इसके बाद अगर इसको और ओपन किया जाए तो जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर राउंड राउंड जैसे ये बॉल जैसा दिख रहा है और उसके ऊपर ऐसे राउंड राउंड कुछ चिपका हुआ है, जब इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे क्या, ये असल में डीएनए हेलिक्स है। तो डीएनए हेलिक्स न्यूक्लियोसोम का जो कोर होता है, जिसको कोर प्रोटीन कहा जाता है, क्या कहते हैं? कोर प्रोटीन, जो कि ऑक्टामर कहलाता है, क्योंकि वो 8 अलग अलग टाइप के हिस्टोन से बना होता है। मतलब 4 हिस्टोन होते हैं डाइमर के फॉर्म में, तो 4 2 जा 8, तो उस पे ये जुड़े होते हैं, ठीक है ना। डीएनए हेलिक्स, समझ में आया? तो ये जो 2 मीटर लंबा डीएनए हेलिक्स है, इसी तरह से पैक किया जाता है न्यूक्लियोसोम में। फिर न्यूक्लियोसोम पैक हो जाते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में, और वो फिर इंटरफेस की कंडीशन में क्रोमैटिन थ्रेड की तरह, धागे की तरह दिखते हैं। ऐसा जब नॉर्मल आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये धागा है और इसके ऊपर ये कुछ दाना ऐसे पड़ा हुआ है।
सो ये स्ट्रक्चर देखने में ऐसा लगता है कि देयर आर सम बीड्स, कुछ दाने हैं, देयर आर सम बीड्स ऑन थ्रेड, है ना। तो कई बार इसको बीड्स ऑन क्रोमोसोम भी कहा जाता है, बीड्स ऑन क्रोमोसोम भी कहा जाता है। इसी तरह का नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। और पहली बात तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, ज्यादा दिखेगा नहीं, डाई करना पड़ेगा आपको, ठीक, देखने के लिए। अब आइए हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमैटिन वगैरह समझ में आ गया। इंटरफेज में जो जेनेटिक मटेरियल धागे के रूप में दिख रहा था, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो दैट इज कॉल्ड द क्रोमैटिन। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन होता है तो नॉर्मली उस समय क्रोमैटिन जो है वो शॉर्ट और डेंस हो जाती है। इट बिकम्स शॉर्ट एंड डेंस। एट दैट टाइम द पर्टिकुलर क्रोमैटिन इज नाउ termed as chromosome. Now it is a body. Now it appears like a different structure than the thread. So every chromosome essentially has a primary construction. एक primary construction होगा ही होगा, है ना, जैसा कि एनसीईआरटी में आपको देखने को मिला होगा। So this is called, ये जो यहाँ पे सिकुड़ गया है, this is called primary construction. Okay, and this primary construction is called centromere. This primary construction को ही centromere कहते हैं। नोट करिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, क्रोमोसोम के प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप होते हैं जो सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राथमिक संकुचन है। हमें क्लियर? देखो भाई, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बोलता हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं कई बार शिकायत करते हैं, सर आप सब कुछ इंग्लिश में बोल देते हो, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं टर्म्स को हिंदी में भी बोल देता हूं, है ना। अब 100% हिंदी में नहीं बोल सकता, वो मेरी भी लिमिटेशन है। ओके बच्चों, बट मैं बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। समझ में आ गया यहां तक? ठीक, इसी का एक बहुत ही मॉडिफाइड फॉर्म आप यहां पे देख पा रहे हो। तो ये सेंट्रोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और इस पर आपको काइनेटोकोर जैसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसके दोनों तरफ आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। अब जब इस कंडीशन में क्रोमोसोम आपको दिखता है तो ये जो दो आर्म्स आपको दिख रही हैं क्रोमोसोम की, इनको हम कहते हैं सिस्टर्स। क्या कहते हैं? सिस्टर्स। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? सिस्टर्स। समझ में आ रहा है ना। और ये एक ही क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम से जुड़े हुए। बाद में ये फ्यूचर में अलग हो जाएंगे, अलग अलग क्रोमोसोम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मेटाफेज की कंडीशन में क्रोमोसोम आपको ऐसे देखने को मिलता है। जो क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में दिख रहा था वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होगी, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स फर्दर कैन क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। 4 अलग अलग ग्रुप में उनको बांट सकते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। देखो, मेटा का मतलब होता है मिडिल, यानी बीचों बीच, जब सेंट्रोमियर ठीक बीचों बीच हो। सब मेटा मतलब मिडिल, और सब मतलब मिडिल के थोड़ा सा आगे या पीछे, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। जो मिडिल पोर्शन है उसका थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जब किनारे की ओर होगा, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे ना होकर के किसी एक किनारे की ओर ज्यादा मूव कर जाए, एक्रो कहलाएगा। और टीलो का मतलब होता है अंत, लास्ट। जब क्रोमोसोम की एकदम लास्ट वाली एंड पे चला जाए, किसी भी एक तरफ, अपर साइड या लोअर साइड में किसी भी एक तरफ आ जाए, एकदम लास्ट में चला है, कौन? सेंट्रोमियर, जो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो 4 तरह के क्रोमोसोम हो सकते हैं इसके आधार पर। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा कभी कभी क्रोमोसोम में एक और कंस्ट्रक्शन होता है कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन।
द्वितीयक संकुचन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि कभी कभी छोटा सा पार्ट ऊपर की ओर दिखने लगता है, तो जिसको सैटेलाइट कहा जाता है। कई बार ऐसे क्रोमोसोम्स को सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? ओके। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग two equal arms of the chromosome. ओके, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर ठीक बीचों बीच होगा और इसके दो इक्वल आर्म्स बनेंगे, जैसा कि ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक बीचों बीच है, आधा इधर और आधा इधर, इक्वल आर्म्स बनते हैं, है ना। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर नियरर टू वन एंड of the chromosome resulting into the shorter arm and one longer arm. थोड़ा सा सेंटर से ठीक थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से एक शॉर्ट आर्म बनेगा और एक लॉन्ग आर्म बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है सब मेटासेंट्रिक। ठीक इसी तरह से एक्रोसेंट्रिक स्ट्रक्चर होता है जब किसी एक कोने की ओर ज्यादा शिफ्ट हो जाए, जैसे कि यहां पर एक्रोसेंट्रिक है ना, या पीछे भी आप देख सकते हो, यहां ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये कुछ एक एंड की ओर कुछ ज्यादा ही शिफ्ट हो गया, तो ये जो सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे शॉर्ट आर्म बहुत ही शॉर्ट हो गई और लॉन्ग आर्म कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गई। ठीक इसी तरह से टीलोसेंट्रिक, जब एकदम एंड पे हो जाए, शॉर्ट आर्म एकदम से गायब ही हो जाए लगभग, है ना, और लॉन्ग आर्म बहुत बड़ी हो जाए, टोटल थ्रू आउट द लेंथ हो जाए। ओके, नाउ इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू its end, forming one extremely short and one very long arm, whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere, एकदम एंड पे, जैसा कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, एकदम टर्मिनल पार्ट में आपको सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। टीलो का मतलब ही होता है टर्मिनल, एंड, लास्ट, अंत। समझ में आ गया बेटा? कहीं कोई दिक्कत? ओके। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. एकदम निश्चित होती है और हमेशा वहीं पर वो कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। तो इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होती है, इसकी वजह से वो क्रोमोसोम का जो उसके आगे का, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे का यानी लास्ट पार्ट जो है, छोटे से टुकड़े के रूप में दिखता है ना, एकदम छोटे से टुकड़े के रूप में, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो। तो इसको सैटेलाइट कहा जाता है ना, ये जो छोटा टुकड़ा है इसी को सैटेलाइट कहा जाता है। तो ऐसे क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम कहा जाता है, सैट क्रोमोसोम्स। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल मेटासेंट्रिक में हो, वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है, और आपको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है, तो सैट क्रोमोसोम्स देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? सैटेलाइट क्या होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो छोटा सा हिस्सा बाहर की ओर दिखता है बना हुआ, उसको सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक, सैटेलाइट क्रोमोसोम बड़े काम के होते हैं। इनका जो सैटेलाइट पोर्शन होता है वो न्यूक्लियोलस की ओर होता है, तो पता चल जाता है कि न्यूक्लियोलस किधर है ना। यहाँ पर सैटेलाइट की ओर NOR रीजन होता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, है ना, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब माइक्रोबॉडीज को देख लेते हैं। देखो बेटा, माइक्रोबॉडीज जैसा कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में पाए जाते हैं, है ना। इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, ये कभी आज तक पूछा भी नहीं गया, जानते रहिए बस। Many membrane bound minute vesicles called microbodies, क्या है? minute vesicles हैं, छोटे छोटे vesicles हैं, जिनको कि microbodies कहते हैं। that contain various enzymes, जो अलग अलग काम करेंगे। एंजाइम है तो आपको पता ही है, कुछ ना कुछ ये अपना फंक्शन करेंगे, तो पर्टिकुलर जगह पे जाके ये अपना फंक्शन करते रहते हैं। एंड दीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल्स, तो दीज आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। तो इनका बस इतना सा ही रोल और फंक्शन होता है, बहुत बड़ा कोई रोल फंक्शन नहीं होता है। आई थिंक आपको बहुत मजे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों,
अगर आपने अभी तक द कुश का ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड करिए, इसे स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज जल्दी करिए, 20% ऑफ चल रहा है। इसके बाद कोर्सेज की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करिए। गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, जय हिंद।